ऑल वेलकम टू माय चैनल रेनू एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि यानी जो वर्ल्ड ज्योग्राफी हमारे चल रहा था, वर्ल्ड ज्योग्राफी में मैंने आपको सौर मंडल पढ़ा रहे थे आपको, ठीक है, सौर मंडल पढ़ा रहे थे। तो वहाँ मैंने आपको कंप्लीट करा दिया था शुक्र तक शायद। अब उसके बाद हम बृहस्पति से स्टार्ट कर रहे हैं। बृहस्पति की भी अपनी एक क्वालिटी होती है, तो सबकी क्वालिटी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। उससे पहले चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बना लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी। तो हमेशा से जैसे आपका एस्टेट टारगेट है ही है कि मैं आपको 128 प्लस तक मार्क्स लाने की जो गारंटी दे रही हूँ। तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए ताकि आपको अलग अलग सब्जेक्ट के लिए बेहतर नोट्स मिले और तैयारी भी अच्छी हो। तो टारगेट है 120 प्लस का। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं, यानी जुपिटर के बारे में, जो इंग्लिश में इसको बोलते हैं जुपिटर। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। जुपिटर क्या है? बृहस्पति ग्रह चंद्रमाओं की खोज की गई थी। किसने की थी? गैलियो द्वारा हुई थी। सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सौर मंडल का सबसे भारी ग्रह बृहस्पति को माना गया। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा के लिए अधिकतम समय लेने वाला ग्रह वरुण है, ठीक है। बृहस्पति का वलय, वलय मीन्स होता है, देखा होगा कि ये हम बृहस्पति है और इसके चारों ओर एक छोटा सा ऐसे वलय टाइप का होता है जिसे सिलिकेटों से बना होता है उसको। वह ग्रह जिसकी सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह है अथवा चंद्र है तो वो बृहस्पति है। मगर मैं आपको बता दूं, प्रेजेंट टाइम में शनि के सबसे ज़्यादा ग्रह माने गए हैं। अभी तक जो पुराना चल रहा था तो बृहस्पति के सबसे ज़्यादा ग्रहों के बारे में चर्चा थी, बट अब 2019 या 20 से शनि के सबसे ज़्यादा ग्रहों को माना गया है। तो सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में जो लेता है शनि यानी सैटर्न जो लेता है 29.5 वर्ष। वह ग्रह जिसके चारों ओर वलय है, यानी ये जो ग्रह है इसके चारों ओर ऐसे वलय करके बनता नहीं है तो वो वलय चक्र होता है। जैसे ये हमारा ग्रह है, ऐसे करके जो चारों तरफ से बनाया जाता है। क्वेश्चंस नेक्स्ट देखिए, वह ग्रह जिसके चारों ओर वलय है यानी शनि अपनी यात्रा के 7 वर्षों के बाद अंतरिक्ष यान कैसिनी ने जून 2004 में जिस चक्कर लगाना आरंभ किया था वह क्या है? वह शनि है। शनि ग्रह जिसे ग्रह से गर्म है वह ग्रह नेपच्यून है, यानी वरुण। टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा का उपग्रह है जो शनि है, ठीक है। अब अरुण और वरुण एवं प्लूटो हट गया। पहले हमारे ग्रह 9 माने गए थे, बट उसके बाद प्लेटो को हटा दिया गया। इस समय प्रेजेंट टाइम में हमारे ग्रह 8 माने गए हैं, ठीक है। इस प्रेजेंट टाइम में 8 ग्रह हैं, ठीक है, 8 हमारे सही। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। शनि के बाद अरुण वरुण एवं प्लेटो के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यूरेनस जो सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में लेता है, जो समय है वो 84 वर्ष यानी 84 वर्ष। जिस ग्रह बौना ग्रह का वर्ष दीर्घतम होता है वह प्लूटो होता है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिक यूनियन द्वारा 2006 में दी गई एक नई परिभाषा के अनुसार ग्रह नहीं है। प्लेटो को अब हटा दिया गया, अब सिर्फ 8 ग्रह। सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह बुध है। सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह नेपच्यून यानी वरुण है, ठीक है। सौर जगत का सबसे दूर का ग्रह कौन है? कभी वरुण होता है, कभी यम होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हाइड्रा, चंद्रमा प्लेटो के हैं। अब हम चंद्रमा के बारे में पढ़ते हैं। मानव ने चंद्रमा का पहला कदम रखा था वर्ष 1969 में, ठीक है। अगर आपको 1960 इसको ऐसे कोरिलेट करके याद कर लो, जैसे 1869 में गांधी जी की का बर्थ हुआ था, तो इसी तरह
1969 में मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम रखा था। फिर सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी यानी शांति का सागर स्थित है चंद्रमा पर। कथन भी पढ़ लेते हैं। चांद का सदैव एक अभिन्न पलक ही पृथ्वी की ओर अभिमुख होता है। दूसरा है क्या, चांद अपने अक्ष पर 23.5 दिवस में घूर्णन पूरा करता है, जो लगभग उतनी ही अवधि है जितनी पृथ्वी की परिक्रमा को पूरी करता है। ये भाई सही है। फिर कथन थोड़ा पढ़ लेते हैं। पृथ्वी पर से चंद्रमा के पृष्ठ का केवल एक पलक ही दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अपने अक्ष पर चंद्रमा का जो घूर्णन होता है वो काल उसके पृथ्वी के चारों ओर घूमने के काल के बराबर होता है। दोनों ही कथन सही, इसलिए मैं पढ़ रही हूँ। चंद्रमा का धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे से बात नहीं सुन सकते, क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। चंद्र ग्रहण होता है सूर्य और पृथ्वी यानी सूर्य और चंद्रमा के बीच जब पृथ्वी आ जाती है। ये आप ज़रूर किसी ट्रिक से याद कर लीजिए। जब सूर्य और जो मूनलाइट यानी सन और मूनलाइट के बीच में अर्थ आ जाता है यानी पृथ्वी आ जाती है, तब हमारा चंद्र ग्रहण पड़ता है। ठीक है, सूर्य फिर से याद रख लीजिए दिमाग में, ये सन और ये मून। ठीक है, सन ने मून को अर्थ दिखाया। इस तरीके से देखिए, सन ने मून को अर्थ दिखाया। इस तरीके से आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। सन ने मून को अर्थ दिखाया, कहीं नोट कर लीजिए। ये ट्रिक है, जैसे सन ने मून को अर्थ दिखाया, तो इसका मतलब क्या है, सन मून और फिर उसके बीच में अर्थ दिखाया। ये भी लिख लो, सन ने मून को बीच में, बस ज़्यादा अच्छे से, बीच में अर्थ दिखाया। इस तरीके से आप कोरिलेट करके अपना याद कर सकते हैं। वह परिस्थिति में जिसमें चंद्र ग्रहण होता है वो पूर्ण चंद्र यानी फुल मून होता है। 14 नवंबर 2016 को पूर्णिमा के चंद्रमा के समान से अधिक चमकदार होने के लिए एक मुख्य उत्तरदायी कारक क्या है? चंद्रमा का पृथ्वी की सबसे निकटतम दूरी रहने के कारण, अर्थात पूर्ण फुल पेग्री पर होना। जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य और पृथ्वी चंद्र के बीच का कोण होता है 90 डिग्री। भाई जब आधा चांद होता है तो सूर्य और पृथ्वी तथा चंद्र के बीच का जो कोण होता है वो आधा हो जाता है। भाई ये सूर्य है और जब ये पृथ्वी इधर आ जाती है तो जो, एक सेकंड मैं फिर से बताती हूँ, पृथ्वी है, ठीक है, ये आपका मान लीजिए सूर्य है, ठीक है, और ये है आपका मून, ठीक है। अगर ये बीच में पृथ्वी धीरे धीरे जब यहाँ पे आती है तो जो यहाँ की रोशनी निकलती है ना चंद्र पे, जब चंद्र की रोशनी चंद्र पर निकलती है ना, तो ये रोशनी जैसे जैसे ये चक्कर पूरा करती है ना तो रोशनी कम होती है, उस समय ये अर्ध चंद्र होता है। ठीक है, सौर मंडल में चंद्रमा है, पृथ्वी का उपग्रह है। सम्मिलित कीजिए, देखिए उपग्रह तो हमारा चंद्रमा है, पुच्छल तारा हम हेली को कहते हैं, कृत्रिम उपग्रह यान मैरिनर को कहते हैं। ब्लू मून यानी परिघटना होती है जब एक सौर वर्ष में 100 वर्ष के में एक अतिरिक्त पूर्णिमा होती है। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार घट जाता है। चंद्रमा पृथ्वी से औसत दूरी कितनी है? 4,400 पृथ्वी और चंद्रमा की, देखिए पृथ्वी और चंद्रमा की औसत दूरी देख लीजिए कितनी है, 38,000 इकाई ढाई सैकड़ा हज़ार 10,000 सही पड़ रहा है, 38,4400, ठीक है, कभी कभी हो जाता है मिस्टेक। तो 38,4400 किमी है। क्षुद्र ग्रह यानी मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले शैल के छोटे टुकड़े समूह को क्षुद्र कहते हैं। क्षुद्र ग्रह के विषय में सही कथन क्या है? क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकारों की चट्टानी यानी मलबे हैं।
अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे हैं किंतु कुछ व्यास 1000 किलोमीटर तक बड़ा होता है। सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह यानी एस्टेरॉयड जो छोटे खगोलीय पिंड हैं, ये जिन ग्रहों में पाए जाते हैं यानी मंगल और बृहस्पति में पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रहों तथा धूमकेतु के बीच का अंतर क्या है? देखिए, क्षुद्र ग्रह एक सेकेंड कहाँ जा रही हो। क्षुद्र ग्रह लघु चट्टानी ग्रहिकाएँ यानी प्लेनेटॉइड हैं, जबकि जो धूमकेतु हिम शीतित गैस से निर्मित होता है, जिन्हें चट्टानी या धातु तथा पदार्थ आपस में बांधे रखते हैं। धूमकेतु यानी गोचर दीप्तिमान पुच्छ दर्शाते हैं, जबकि क्षुद्र ग्रह यह नहीं दर्शाते हैं। फिर हम आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं। आज हमें कंप्लीट करना है। एक सेकेंड, हाँ, आज हमें कंप्लीट करना है, कम से कम पृथ्वी ये सौर मंडल पूरा करना है। धूमकेतु एवं उल्का। धूमकेतु पुच्छ सूर्य के परे यानी डिस्ट पर होती, यानी सूर्य के द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर बाह्य दाब डालता है, जिससे उसकी पुच्छ सूर्य दूर क्षिप्त हो जाती है। हेल पाम्प नाम क्या है? पुच्छल तारा या धूमकेतु। शूमेकर लेवी यानी 9 धूमकेतु जिस ग्रह से टकराया जाता वह बृहस्पति होता। उल्का यानी मेटर वहाँ अंतरिक्ष से पृथ्वी की वायुमंडल में प्रवृत्त हुए द्रव्य का अंश है। अब पृथ्वी के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो, 91 डिग्री उत्तर में, 45 डिग्री पूर्व में, 45 दक्षिण में और 91 पश्चिमी से जो सही अक्षांशीय स्थिति हो सकती है वो 45 डिग्री हो सकती है। एक ग्लोब में पर अक्षांशों पर बृहत्वृत्त होता है विषुवत रेखा। प्रधान यानी यंगोत्तर ध्रुववृत्तीय या विषुवत भूमध्य रेखा पर प्रतिच्छेदन बिंदु अवस्थित अंध महासागर में। देशांतर के बारे में पढ़ लेते हैं। ये सब एस्टेट का कोर्स है। एस्टेट के अलावा लेखपाल की भी तैयारी कर रहे हैं या अदर ऑल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। जीएस क्वेश्चन ऐसा है जो आपको हर जगह मिलना है, तो बने रहिए मेरे चैनल से, लाइक और शेयर भी करते रहिए। कायरा का समय जो ग्रीनविच 2 घंटा आगे है, तो अतः वह स्थित होता है 30 सेल्सियस पूर्व देशांतर। 82.5 डिग्री जो पूर्व देशांतर का मध्याह्न प्रातःकालीन 6:30 बजे है, तो पूर्व या पश्चिम देशांतर पर। यदि 2 स्थानों की स्थिति 90 डिग्री देशांतर का अंतर हो, तब दोनों के स्थानों के बीच का समय अंतराल कितना होगा? तो 6 घंटा होगा। जब ग्रीनविच के माध्यम से मध्याह्न एक जगह पर का स्थायी समय 5 बजे साय है, मतलब शाम का है, तो वह जगह 75 डिग्री सेल्सियस देशांतर होगा। आपको पता होगा ना कि हमारा जो ग्रीनविच टाइम है, इंडिया का टाइम, और जो हमारे जो अलग देश जो बाहर हैं अमेरिका वगैरह के टाइम से ये 5.5 घंटा आगे है। इतना याद रखिएगा, ठीक है। देशांतर जो है प्रधान यंगोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब का बृहत निर्माण करता है। 180 डिग्री सहस्राद्रि के सूर्योदय के प्रथम किरण भारत के जिस एक यंगोत्तर यानी वह दिखाई देती है 93 सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस पे इन ईस्ट पे दिखाई देती है, ठीक है। किसी स्थान का मानक समय यानी स्टैंडर्ड समय निर्धारित किया जाता प्रधान मध्याह्न रेखा पर। प्रधान यंगोत्तर नहीं गुजरती नाइजीरिया। प्रधान यंगोत्तर गुजरती कुल 9 देशों से, यूके, स्पेन, फ्रांस, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोंगा, घाना तथा अटलांटिक दक्षिण ध्रुव से होता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आका डल्फिन मिडेड लिस्बन में से जिसका समय GMT समान है वह क्या है? आका डल्फिन लिस्बन। ग्रीनविच माध्य के समय से आगे के पीछे के क्रम की दृष्टि से देशों को मानक समय का सही क्रम। जापान, इराक, ग्रीस, यूनान, क्यूबा, कोस्टारिका। IST यानी जब IST यंगोत्तर यानी मेरिडियन पर दोपहर होती है, तब धरती पर अन्य स्थान पर लोग अपनी सुबह 6 बजे
यानी सुबह के 6 बजे चाय ले रहे होते हैं, तो उस समय देशांतर कितना लॉन्गिट्यूड होता है 90 डिग्री वेस्ट। ग्रीनविच में दोपहर के अगर 12 बजे हैं तो एक तार भेजा गया है, तार संप्रेषित करने के लिए 12 मिनट का समय लगा, तो एक नगर में 6 बजे साय पहुंचा, तो वह नगर का देशांतर 87 पूर्व होता है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा क्या हो? इंटरनेशनल डेट लाइन यानी प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। तिथि निर्धारित रेखा पर ग्रीनविच 12 घंटे का अंतर रहता है। निधि क्या है? तिथि निर्धारक रेखा 180 डिग्री देशांतर पर स्थित है। ये दोनों ही कथन सही है, इसलिए मैं इसको दोनों ही को पढ़ देती हूँ। अब क्या है? ग्लोब की वह देशांतर रेखा जिस पर दो स्थानों पर बीच न्यूनतम दूरी नहीं होती। अंतर्राष्ट्रीय रेखा यदि पृथ्वी के घूर्णन की दिशा उत्क्रमित कर दी जाए तो जब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर दोपहर हो तो भारतीय मानक 6:30 बजे होंगे। वह जल डमरू मध्य में जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निर्धारित करी गई बेरिंग जल डमरू मध्य में होता है। किसी जहाज को सबसे कम एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए समुद्री हवा, समुद्री धारा, अक्षांश देशांतर में से मार्ग बनाना पड़ता है। देशांतर किसी जगह को स्थानीय समय 6 प्राप्त है, जबकि ग्रीनविच में GMT हमारे 3 बज रहे 3 बजे प्रातः है, तो उस जगह का देशांतर 45 डिग्री पूर्व होगा। विषुवत रेखा के बारे में पढ़ लेते हैं। पृथ्वी के भूमध्य रेखा पर कुल लंबाई लगभग 40,000 किमी है। भूमध्य रेखा गुजरती कुल 13 देशों से गुजरती है। सौ टोम, पीसिप, गैबन, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती, इक्वाडोर, कोलंबिया एवं ब्राज़ील। आप सिर्फ याद करिए 13 देशों से गुजरती है। जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर यानी एनुअल लेट टेम्परेचर न्यूनतम होता है वो भूमध्य रेखा होता है। कोलंबो, जकार्ता, मनीला, सिंगापुर से भूमध्य रेखा से सर्वाधिक निकट अवस्थित है सिंगापुर। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, तीनों रेखा जिस महाद्वीप से गुजरती है वो अफ्रीका है। कर्क रेखा, मकर रेखा, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कितने राज्यों से होकर गुजरती है। मकर संक्रांति के समय यानी कर्क रेखा पर दोपहर सूर्य का उच्चांक कितना होता है? 66.5। कर्क रेखा गुजरती है हवाई द्वीप यानी USA से, मैक्सिको, बहमास, माली, मारटानिया, नाइजर, अल्जीरिया, चाड, लीबिया, सऊदी अरब, मिस्र, संयुक्त अरब और अमीरात, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ओमान, ताइवान से गुजरती है। इतने देश याद कर लिए। कुल कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यानी आप लिख लीजिए कर्क रेखा 18 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। मकर रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो मकर रेखा ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, पैराग्वे, मेडागास्कर, अर्जेंटीना, मोजाम्बिक, चिली, दक्षिण अफ्रीका, पॉलिनेशिया, फ्रांस और 8 9 10 11 बोत्सवाना और नीबिया, यानी 11 देशों से। जब सूर्य की किरणें, देखिए, जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत चमकती है तो उत्तर पश्चिमी भाग रत में उच्च दाब वायुदाब विकसित होता है। नेक्स्ट, दिन और रात के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, विषुव यानी इक्वानॉक्स यानी वर्ष यानी 2 काल जब दिन और रात बराबर होता है तो यानी 20 मार्च या 21 मार्च या 22 मार्च या 23 सितंबर, ये 2 डेटों में ऐसा होता है दिन रात का कुछ। 20 मार्च 21 मार्च 22 मार्च 22 सितंबर और 23 सितंबर को।
वर्ष भर रात दिन बराबर होते हैं। भूमध्य रेखा पर उत्तरी गोलार्ध कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन होता है। विषुवत रेखा पर उत्तरी गोलार्ध वर्ष का सबसे छोटा दिन कौन सा होता है? 21 या 22 दिसंबर का होता है। वर्ष का सबसे बड़ा दिन अभी होगा 20 या 21 जून को, देखिएगा सबसे बड़ा दिन होगा। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 और 22 दिसंबर को होता है। ग्रीष्म अयानात प्रतिवर्ष होता है 20 और 21 जून को। वह तिथि जिसमें दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी बनती है वो कौन सी होती है? 21 जून को। फिर क्या है? पृथ्वी की उत्पत्ति। आप हमें पढ़ना पृथ्वी की उत्पत्ति और भूभाविक इतिहास के बारे में। वह विद्वान जिसने यह सुझाव दिया था कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैस और धूल कणों से हुई थी, ओशिमट। पृथ्वी, देखिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। पृथ्वी की वायु निर्धारित करने में जिस विधि का प्रयोग किया जाता है वो यूरेनियम डेटिंग। महान हिम युग का संबंध प्लीस्टोसीन युग से है। ठीक है, आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं। वह काल जिसमें प्राय लघु हिमकाल माना जाता है 1300 से 1870 डायनासोर का काल था, आज से लगभग 6 करोड़ 70 लाख वर्ष पूर्व। महाद्वीपों के अलग होने का कारण विवर्तनिक क्रिया के द्वारा। भारत प्राचीन सुपर महाद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग था जिसमें वर्तमान समय का भूभाग शामिल है। वो क्या है? दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, और अफ्रीका। पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड था जिसे हम कहते हैं पेंजिया। महाद्वीपों में गोंडवाना लैंड का भाग नहीं है। उत्तरी अमेरिका। पृथ्वी पर जीवन प्रादुर्भाव प्रथम जीवाश्म साक्ष्य का काल है लगभग 3.5 मिलियन वर्ष पूर्व। वे घटनाएं जिसमें जीवों का विकास प्रभावित होता है। महाद्वीप विस्थापन एवं हिमानी वलन क्रिया का परिणाम पर्वत निर्माणकारी बल का। पृथ्वी का पृष्ठ यानी गतिक परिवर्तन लाने के लिए जिम्मेदार विद्युत चुंबकीय विकिरण, भूतापीय ऊर्जा, गुरुत्वाकर्षण बल, प्लेट संचलन, पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का परिक्रमण। थोड़ा चट्टानों के बारे में टॉपिक पढ़ लेते हैं। सही कथन यानी परतदार जो चट्टानें पृथ्वी के सतह यानी जलीय तंत्र द्वारा निर्मित होती है। परतदार चट्टानों का निर्माण पूर्व विद्वान चट्टानों के क्षरण निम्नलिखित होता है। परतदार चट्टानों के जीवाश्म में होता है। परतदार चट्टानों में विशेष रूप से परतों का पाई जाती। अवसादी शैल के बारे में कथन सत्य है कि ये शैल स्तरों पर में निक्षेपित होते हैं। बलुआ पत्थर एक परतदार चट्टान है क्योंकि पानी के नीचे बनती। अग्नाशय चट्टानों का एक कथन सत्य है कि वे क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों ही होती हैं। ट्रांगलोमेरेट ग्रेनाइट यानी शैल और बलुआ पत्थर में से एक चट्टान जीवाश्म में नहीं पाए जाते हैं, ग्रेनाइट। रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति अग्नाशय यानी तलछटी दोनों से। ग्रेनाइट का उदाहरण अग्नाशय चट्टानों से होते। अवसादी जो शैल का उदाहरण बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और शैल ये होती हैं। तो आज हमने यहाँ तक चट्टानों तक पढ़ा है। चट्टानों के आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। चैनल को देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरी मेहनत को सफल बनाइए। अगर आप हेल्प कहते नहीं, ईश्वर उन्हीं की हेल्प करता है जो दूसरों की हेल्प करते हैं, तभी भगवान आपकी हेल्प करते हैं। तो प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिए, आप लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने जो भी भाई बंधु जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो बने रहिए मेरे चैनल से। थैंक यू सो मच।